हाय दोस्त, मैं पंकज गुरुजी और आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज सर बेतिया। और इस पंकज सर बेतिया के माध्यम से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज नंबर 1 और वो आपका सीरीज नंबर 1 होगा वर्णमाला। और इस वर्णमाला के माध्यम से आपके वर्ड की हर एक चीज को जानने की कोशिश किया जाएगा। आइए हम आगे चल के आपके इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कि आपके इस वर्णमाला में आगे आपको क्या बताई जा रही है। भाई यहाँ देखते हैं एक है सामान्य हिंदी, और इस सामान्य हिंदी को जानने के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण जानना होगा और व्याकरण के साथ साथ हमें साहित्य जानना होगा। अगर हमें दो चीजों के बारे में अगर जानकारी मिल जाती है तो हम इस सामान्य हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहता है कि यहाँ पे सामान्य हिंदी को जानने के लिए, व्याकरण को जानने के लिए या साहित्य को जानने के लिए सबसे पहले हमें भाषा की आवश्यकता होती है। और कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण या ध्वनि मानी जाती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर कहता है कि अगर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात करता है तो कहता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है शब्द कहलाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जब दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, जब छोटे छोटे वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं, और वह जब शब्द का निर्माण हो जाता है तो वह सार्थक हो जाता है। और कहता है कि जब छोटी इकाई की बात किया जाए तो छोटी इकाई होती है वर्ण और ध्वनि। फिर कहता है कि यहाँ वर्ण और ध्वनि कहने के पीछे मेरा मकसद था कि यहाँ देखते हैं तो भाषा को दो भागों में बांटा गया। एक कहता है कि लिखित इकाई और एक कहता है कि मौखिक इकाई। जब उसे लिखित इकाई कहने का मतलब होता है इसमें यहाँ वर्ण रखा जाता है, अर्थात उसको लिखा जाता है। लेकिन जब उसी चीज को अगर बोला जाता है तो उसे कहा जाता है मौखिक इकाई, अर्थात उसे हम ध्वनि के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात यह होती है मौखिक इकाई। अर्थात भाषा की इकाई को दो भागों में बांटा गया, एक होता है लिखित इकाई और दूसरा होता है मौखिक इकाई। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि होती है। वर्ण जो है लिखित इकाई है और ध्वनि जो है मौखिक इकाई है। लेकिन वही भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात किया जाए तो भाषा की छोटी सार्थक इकाई। आइए देखते हैं आपका अगला जो टॉपिक है वह है वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स कहता है कि वर्णों की माला, कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। मीन्स अगर वर्ण को एक समूह में रखा जाए, एक ग्रुप में रखा जाए तो वही समूह और वही ग्रुप जो है वह वर्णमाला कहलाता है। इसीलिए कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। फिर कहता है कि अगर वर्ण की बात किया जाए तो कहता है कि वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और वह वर्ण जो है अगर उसकी बात किया जाए तो उसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अर्थात कहा जाकर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी की बात करता है। लेकिन कहता है कि वही देवनागरी को राज्य हिंदी दिवस की उपाधि कब दी गई तो वह कहता है कि उसे जो है 14 सितंबर को जो है उसे राज्य हिंदी दिवस की उपाधि दे दी जाती है। किसे? तो कहता है कि देवनागरी लिपि को। तो कहता है कि देवनागरी लिपि को जो है वह 14 सितंबर को जो है राज्य हिंदी दिवस की उपाधि मिलती है, और उसे विश्व हिंदी दिवस की उपाधि जो है 10 जनवरी को मिल जाती है। फिर कहता है कि यहाँ देख लेते हैं व्याकरण की बात करता है। व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो कहता है कि जिससे शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आता है उसी को व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण की अगर जानकारी आपको होनी है तो उसमें आपको शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आ जाए तो वही आपका व्याकरण कहलाता है। यदि आपको शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना नहीं है तो फिर व्याकरण का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ देख लेते हैं आगे कहता है वर्ण। तो कहता है कि वर्ण किसे माना जाता है या वर्ण किसे कहते हैं। तो कहता है कि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, जिसको तोड़ा न जा सके उसी को वर्ण कहते हैं। तो कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, जैसे अ, बड़ी ई, व, च इत्यादि। मतलब यह सभी वर्ण है। लेकिन अगर उसके संख्या की बात किया जाए तो वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। लेकिन अगर उसके प्रकार की बात किया जाए तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो अगर प्रकार की बात किया जाए तो प्रकार दो होते हैं, लेकिन अगर संख्या की बात किया जाए तो वर्णों की संख्या 52 होती है। लेकिन अगर संख्या कितनी हो गई? 52, प्रकार कितने हो गए? तो एक एक करके इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला वर्ण है और वह आपका पहला वर्ण कहता है, और वह पहला वर्ण है स्वर वर्ण। तो कहता है कि जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए उसे ही स्वर वर्ण मानी जाती है। मीन्स उसे आप स्वतंत्र वर्ण भी कह सकते हैं, अर्थात उसके उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए। अगर उसके संख्या की बात किया जाए तो उसकी संख्या 11 होती है। और वह कौन कौन सी संख्या होती है? तो अ से लेकर और अ तक की जितनी भी संख्या होती है वह सभी किसके अंतर्गत आती है? तो स्वर वर्ण के अंतर्गत आती है। मीन्स अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ,
सभी जो है स्वर वर्ण है। मीन्स स्वर वर्ण की अगर संख्या की बात किया जाए तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब देखते हैं स्वर वर्ण का प्रकार। तो कहता है कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या प्लुत स्वर। तो सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर। तो कहता है कि वैसा स्वर जिसकी उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से न होती है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहलाती है। मतलब इसके उच्चारण में जो है किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात यही जो है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाता है। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन होती है? और, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह सभी जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कहता है कि दीर्घ स्वर। तो कहता है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की सहायता ली जाए, या ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर के साथ मिला दे, या मूल स्वर को मूल स्वर के साथ मिला दे, और जिस स्वर की उत्पत्ति होती है, एक तौर पे देखा जाए तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। लेकिन अगर कहता है कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वर को मूल स्वर के साथ मिला दिया जाए तो उसे दीर्घ स्वर या उसे ही द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और इसकी अगर संख्या की बात किया जाए तो इसकी टोटल संख्या 7 पाई जाती है। इसकी टोटल संख्या कितनी पाई जाती है? 7 पाई जाती है। मीन्स अगर ह्रस्व स्वर की बात किया जाए तो उसकी संख्या 4 पाई जाती है, दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो उसकी संख्या 7 पाई जाती है। अब बात आता है तीसरा नंबर की, और तीसरा आपका स्वर आता है प्लुत स्वर। तो कहता है कि वैसा स्वर जिसको बोलने में 3 गुना समय लगे, मीन्स ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अगर ज्यादा समय लगता है तो उसे ही प्लुत स्वर माना जाता है। और इसमें एक ही एग्जाम्पल आता है, और वही एग्जाम्पल होता है ओम। अर्थात ह्रस्व की बात करता है तो ह्रस्व में कौन आएगा? ओ, छोटी, छोटा ऊ, री, और दीर्घ में उसके अलावा जितने भी 7 बच जाते हैं वे सभी जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वर को जो है एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक तौर पे अगर देखा जाए तो बताया जाता है कि जिसको बोलने में कम समय लगे, ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर, और जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे उसे मान लेते हैं प्लुत स्वर। अर्थात यह स्वर के 3 पार्ट्स हैं, अर्थात ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। अगला टॉपिक आता है व्यंजन वर्ण, और दूसरा वर्ण है व्यंजन। पहला का स्वर, तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। टोटल अगर वर्ण की बात किया जाए तो टोटल वर्ण की संख्या 52 थी। लेकिन अगर उसके प्रकार की बात किया जाए तो उसके प्रकार कौन थे? अगर संख्या, फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, अगर संख्या की बात किया जाए तो टोटल 52 होती है। अगर प्रकार की बात किया जाए तो प्रकार 2 होते हैं। उसी में पहला था स्वर वर्ण और दूसरा था व्यंजन। दूसरा क्या था? व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में हम जान चुके थे, अब बारी है व्यंजन वर्ण की। तो वही कहता है, व्यंजन वर्ण के बारे में जानने चलते हैं। तो कहता है कि वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ले जाए, मीन्स बिना स्वर का उसका उच्चारण नहीं होता है, वही कहता है कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, मीन्स व्यंजन वर्ण कहलाती है। लेकिन अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 41 यानी कि 41 होती है। तो वही हमने बताया कि स्वर की अगर संख्या की बात किया जाए तो उसकी संख्या 11 थी, और व्यंजन की अगर संख्या की बात किया जाए तो उसकी संख्या 41 थी। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 52 होती है, जो टोटल वर्ण की संख्या मानी जाती है। तो वही कहता है कि वर्ण की संख्या 52, व्यंजन की संख्या 41, और स्वर की संख्या की अगर बात किया जाए तो स्वर की संख्या 11 होती है। तो वही कौन कौन से व्यंजन आते हैं? मतलब आता है कि कवर, चवर, तवर, तवर, पवर। फिर कहता है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण यर, लव, उस व्यंजन वर्ण तालम, शमुदन, सदन, स। फिर कहता है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स्र। फिर कहता है कि द्विगुण, इसमें आता है ड और एक आता है ढ, और कहता है कि अनुस्वार और विसर्ग। अगर इस सबकी काउंट किया जाए तो इनकी टोटल संख्या 41 पाई जाती है। मीन्स व्यंजन की संख्या 41 होती है, स्वर की संख्या 11 होती है, और टोटल वर्ण की अगर संख्या की बात किया जाए तो टोटल वर्ण की संख्या 52 पाई जाती है। अब आगे देखते हैं, अगला आपका टॉपिक कहता है कि व्यंजन वर्ण का प्रकार। तो कहता है कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपके स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के थे, ठीक उसी प्रकार जो है आपका व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार का पाया जाता है। और कहता है कि वह 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो सबके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कहता है कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण,
दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा उष्ण व्यंजन वर्ण। स्वर के भी प्रकार कितने थे? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और व्यंजन के भी कितने प्रकार हैं? 3, स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। तो एक एक करके सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला कहता है कि स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मीनिंग होता है छूना। तो कहता है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का स्पर्श हो और उसके स्पर्श से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वही वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। और स्पर्श व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम अगर बात किया जाए तो उसका नाम है वर्गीय व्यंजन वर्ण, अर्थात स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि एक शब्द आया है मूर्धा, अर्थात यह जितने भी आपके तालु है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है और मूर्धा है वह आपके मुख में ही पाए जाते हैं। और आपकी मूर्धा वाला जो भाग है वह कहाँ पाया जाता है? बार बार आपका सवाल होगा। तो यह मूर्धा जो है आपके मुख के अंदर जो है ऊपर देखिएगा जो नारियल की कटोरी की तरह जो पार्ट जो पाया जाता है वही आपका मूर्धा कहलाता है। तालु के बारे में तो आप जानते ही हैं कि दोनों दांत का जो ऊपर जो दांत को जो पकड़े में रहता है वही तालु कहलाता है। दंत आपको पता ही है, ओष्ठ आपको पता ही है। तो कहता है कि इन सभी के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसी को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इस स्पर्श व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या 25 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 25 पाई जाती है। तो इस स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कहता है कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग की बात करता है। मीन्स क से लेके अंग तक सभी जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण है। च से लेके इ तक सभी स्पर्श व्यंजन वर्ण है। यहाँ अंग होगा और यहाँ इ होगा। फिर कहता है कि त से लेके अण तक सभी स्पर्श हैं, त से लेके न तक स्पर्श हैं और प से लेके म तक स्पर्श है। या एक चीज और हमने क्लियर करने की कोशिश किया है, इसका कभी कभी आपसे उच्चारण भी पूछे जाते हैं। मीन्स कहता है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान, तो कहता है कि कंठ। फिर कहता है कि चवर का उच्चारण स्थान, तो कहता है कि तालु। मीन्स अगर च से लेके अंग्रेय तक की बात किया जाए तो उसके लिए एक ही मात्र शब्द होगा, तो तालु। फिर कहता है कि टवर के लिए मूर्धा। फिर कहता है कि तवर के लिए दंत और पवर की बात करता है तो पवर के लिए ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात यह सभी जो है इसके स्पर्श करने वाले पार्ट से मतलब इनका उच्चारण होता है यहाँ से। फिर कहता है कि अगर इसके उच्चारण को अगर याद करने की बात किया जाए तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए हमने एक लाजवाब ट्रिक आपके लिए लेके आया और वह ट्रिक होगा, ध्यान से समझेंगे, केटीएम 2। के से कहता है कि कंठ, टी से कहता है तालु, एम से कहता है मूर्धा, डी से कहता है दंत और ओ से कहता है ओष्ठ। अर्थात यदि आप केटीएम को याद कर लेते हैं तो इस आप स्पर्श व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को याद कर लेते हैं और आपको एक ही बार में केवल केटीएम के आधार पे जो है आपका टोटल स्पर्श व्यंजन वर्ण याद हो जाएगा। मीन्स कवर के लिए क्या चाहिए? चवर क्या होगा? टवर क्या होगा? तवर के लिए क्या होगा? और पवर के लिए क्या होगा? फिर कहता है कि दूसरा व्यंजन वर्ण, तो दूसरा व्यंजन वर्ण है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो कहता है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ के परस्पर सटने से, परस्पर मिल जो होता है लगातार सटने से होता है, लेकिन कहता है कि वह स्पर्श होगा लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होगा, उसी को अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम जो है उसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अर्धस्वर। अब जानते हैं कि अगर इसके संख्या की बात किया जाए तो इसकी टोटल संख्या 4 होती है और कौन कौन से पाए जाते हैं? तो य, र, ल और व पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ल किस वर्ण का उदाहरण है तो आप सीधा मारेंगे अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अगर पूछ लिया जाए कि वह जो है किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण की बात करता है। मीन्स अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 4 पाई जाती है और कौन कौन? तो य, र, ल और व। तीसरा देखते हैं, तीसरा व्यंजन वर्ण कौन है? तो तीसरा व्यंजन वर्ण है उष्ण व्यंजन वर्ण। तो कहता है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से होता है, मतलब उसमें ऊष्मा निकलती है, अर्थात उसी को उष्ण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए इसकी संख्या 4 होती है और कौन कौन पाई जाती है? तो तालव्य स, मूर्धन्य स, तंत स और ह उष्ण व्यंजन वर्ण के जो है वह प्रकार है, अर्थात उसकी यह जो उस व्यंजन वर्ण की संख्या है। अगर इस तरह से देखा जाए तो उस व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है और उस व्यंजन वर्ण कहता है कि जिसके उच्चारण में रगड़ और घर्षण होती है उसे उस व्यंजन वर्ण कहते हैं। संख्या कितनी पाई जाती है? 4। तालव्य
स, मूर्धन स, दंत स और ख।